सतपाल मलिक ने एक तरह से मोदी सरकार का जो ये 370 धारा अनुच्छेद हटाने का और 35 हटाने का जो पूरा का पूरा मामला है, जिसे मैं पहले दिन से मानता हूँ, ये लोकतंत्र के साथ बलात्कार है, ये भारत के संविधान के साथ बलात्कार है, भारत की एकता अखंडता के साथ बलात्कार है, ये लोगों के हकूक के साथ बलात्कार है। उसको उसने सिद्ध कर दिया कि मोदी सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक अनुच्छेद 370 हटाया है और 35 हटाया है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझे कहा गया चुपचाप उसमें साइन कर देना। सतपाल मलिक ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है, जो भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा बम है, वो ये है कि राज्यपाल के रूप में सतपाल मलिक ने बिना पढ़े लिखे मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दिए। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत सर। मैं एक चीज देख रहा हूं, सतपाल मलिक जिन्होंने द वायर और रवीश कुमार को एक इंटरव्यू में पुलवामा के ऊपर कुछ खुलासे किए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इससे हटकर सिर्फ अतीक अहमद, अशरफ, यूपी पुलिस और यूपी की खबरें, वही सब कुछ दिखा रहा है, जबकि इतने बड़े कांड का खुलासा हुआ है उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ये सब क्या हो रहा है सर, बताएं सर। देखिए, सतपाल मलिक ने एक तरह से मोदी जी की जो राजनीति है, जो पुलवामा के बाद की राजनीति है, उसकी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। सबको पता था कि 2019 का चुनाव मोदी जी बड़ी कठिन परिस्थिति में लड़ रहे हैं और उससे पहले मोदी जी के दिमाग में कोई योजना नहीं थी कि कौन सा ऐसा काम हो जिससे वो अचानक चुनाव जीत जाए। अब सतपाल मलिक जो कल या जो इंटरव्यू आजकल दे रहे हैं, उसमें उन्होंने जो बात कही है, उससे 2 बातें तो सिद्ध हैं कि एक तो ये है कि पुलवामा जो हुआ, वो भारत सरकार की मिलीभगत से हुआ, भारत सरकार की नालायकी की वजह से हुआ और भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, उन्होंने उस कांड को होने देने के लिए हर संभव प्रयास किया। उससे अगर पहले जाएँगे, अगर अ, पुलवामा से पहले अगर हम जाएँ, तो सतपाल मलिक ने जो बातें कही हैं, जो आम जनता को लगता है कि वो महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, लेकिन अगर भारतीय संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि अगर हम कहें कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिस तरह से 35 से जो नागरिकता देता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको हटाया गया, उनके बारे में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 ए जम्मू कश्मीर का जो है, उनको लेकर जो बातें कही है, उससे आज के दिन मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए ये मामला इसी तरह का है जिस तरह की बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला था। अगर वो चाहें भी तो सरकार का पक्ष एक तरह से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, उनमें धराशायी हो गया है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो ये आखिरी अनुच्छेद था। आखिरी ये ऐसा मुद्दा था जिस पर बहस हुई थी और जो लोग भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था, यानी जो हमारी जो संसद के बनाने की जो पीठ थी, जो सभा थी, संवैधानिक सभा जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये मुद्दा चला और इस मुद्दे में 370 जोड़कर ये कहा गया कि वहाँ पर विचित्र स्थिति है, क्योंकि एक तो वहाँ पर आधा हिस्से को जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, दूसरा वहाँ युद्ध की स्थिति है, तीसरा वहाँ पर जो है ये मामला यूएनओ में चल रहा है। तो इसलिए एक आश्वासन भारत सरकार ने तब 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था कि वहाँ पर प्लेबिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर जनमत संग्रह होगा और वो जो लोग हैं, उनकी जो इच्छा होगी, उसके अनुसार फैसला किया जाए। आपने बहुत बार देखा होगा मोदी सरकार जब भी कोई आदमी कहता है वहाँ प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो एकदम उस पे हॉस्टाइल हो जाते हैं कि तुम देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हो। अब ये भारत के संविधान में लिखा है, भारत की संविधान सभा में लिखा है। अब इस मामले में आप एक चीज़ देखिए कि जो बात बड़ी आसानी से सतपाल मलिक ने कह दी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझे 4 अगस्त की रात को प्रधानमंत्री का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हें चिट्ठी भेज दी है, सुबह इस पर हस्ताक्षर करके मुझे भेज दें। आपको याद होगा अमरनाथ यात्रा चल रही थी और 3 अगस्त को अचानक टीवी चैनलों पर आने लगा, बाबा रामदेव ने कहा और लोगों ने कहा कि वहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। 4 तारीख को गवर्नर कहता है मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है और अचानक जो है 5
अगस्त को सब लोगों ने देखा कि देश की राज्यसभा में 3 बिल रखे गए और ये कहा गया कि वहाँ के गवर्नर ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है चूँकि भंग थी और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो राष्ट्रपति के सारे अधिकार जो है वहाँ के गवर्नर को मिल गए थे और उस गवर्नर ने कहा कि यहाँ पर जो है आप अनुच्छेद 370 हटा सकते हो, अनुच्छेद 35 ए का फैसला कर सकते हो और उन्होंने उस कागज पर साइन कर दिया। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान बनाने वाली वहाँ की संविधान सभा थी, वो तो भंग हो गई 1957 में। उसके बाद जो है अब उसका अधिकार किसके पास था? वो वहाँ की विधानसभा के पास था। मोदी सरकार को पता था कि वहाँ की विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पारित होना असंभव है। तो इसलिए देखिए षड्यंत्र पूर्वक पहले तो वहाँ पर जून में वहाँ की विधानसभा को भंग किया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया 2018 में और लगाने के बाद जो है अचानक जो है तारीख को 4 जी हाँ, वो तो सरकार गई थी जी 2019 को अचानक जो है चिट्ठी दिल्ली से ड्राफ्ट होकर जाती है, दिल्ली से उसका प्रिंट निकलता है और वहाँ के गवर्नर को जो कि विधानसभा की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कहा जाता है साइन करके यहाँ भेज दो और वो साइन करके यहाँ भेज देते हैं और यहाँ पर जो है राज्यसभा में उसको पेश कर दिया जाता है बिल के रूप में और वो बिल भी बन जाता है और बिल पास भी हो जाता है। यानी 3 बिल वहाँ पर अचानक एक ही दिन में पास हो गए राज्यसभा में, ना उन पे बहस हुई, ना उनका पाठन हुआ, ना पठन हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इच्छा है वो कौन व्यक्त कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है, जो कि मैदानी इलाके का आदमी है, जो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है। तो एक तरह से सतपाल मलिक ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है, जो भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा बम है, वो ये है कि राज्यपाल के रूप में सतपाल मलिक ने बिना पढ़े लिखे मोदी जी की सरकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दिए और उस पर जो है भारतीय संसद ने विश्वास कर लिया। और अच्छी बात ये है, अच्छी बात मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ। अगर गलती से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया होता तो सारी डिलिब्रेशन जो हम बात कर रहे हैं, सतपाल मलिक जो बता रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। अब संकट जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने होगा कि वो क्या माने कि सतपाल मलिक कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मैंने उस पत्र को पढ़ा नहीं। क्योंकि हमेशा एक पंक्ति जो हम हमेशा कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं वेदर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर अप्लाइड हिज माइंड, क्या उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। इसमें सीधा पता चलता है कि दिल्ली से चिट्ठी बन के गई, वहां पर गवर्नर ने पढ़ी नहीं, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई उसके पास सलाहकार नहीं था, उसके पास कुछ सलाह नहीं थी, उसे खुद नहीं पता था क्या होना है। उसने उठा, पेन से साइन किए और मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि वो चिट्ठी दिल्ली पहुंचने से पहले ही उस चिट्ठी का इस्तेमाल जो है देश की राज्यसभा में देश की सरकार ने कर लिया, जो कि एक देश की संवैधानिक प्रक्रिया के साथ बहुत बड़ा बलात्कार है। और ये बात जो सतपाल मलिक ने कही है, शायद सतपाल मलिक अपनी इस बात से आगे से मुकर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें सारी बातें आपकी यानी फ्रेम दर फ्रेम जो है दर्ज हो जाती है और आप सतपाल मलिक की बात से नहीं मुकर सकते। दूसरा बम जो उन पर लोग एलिगेशन ये भी लगा रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह से ये बात भी सामने आई थी कि वो चुनाव भले ही न लड़े लेकिन कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे, विपक्ष के कहने पर ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने भी एक किताब डाली थी, उसमें कहा था मैं बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि राहुल गांधी अवांछित तत्वों से मिलते हैं। उसको तो इतना बड़ा तूल दे दिया कि राहुल गांधी की पोल खोल रहा है। अरे भाई ये गवर्नर जो सिटिंग गवर्नर है, जो जिंदा है, जिसने अपनी कलम से साइन किए हैं और उस चिट्ठी पे साइन किए हैं जो दिल्ली से बनी है, उसको आप जुटाना चाहते हैं, उसे कोई नहीं जुटा सकता। सतपाल मलिक ने एक तरह से मोदी सरकार का जो ये 370 धारा अनुच्छेद हटाने का और 35 से हटाने का जो पूरा का पूरा मामला है, जिसे मैं पहले दिन से मानता हूँ ये लोकतंत्र के साथ बलात्कार है, ये भारत के संविधान के साथ बलात्कार है, भारत की एकता अखंडता के साथ बलात्कार है, ये लोगों के हकूक के साथ बलात्कार है। उसको उसने सिद्ध कर दिया कि मोदी सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक अनुच्छेद 370 हटाया है और 35A हटाया है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझे कहा गया चुपचाप उस पर साइन कर देना, मैंने साइन कर दिए। तो जो एक फ्रेज है जो मैंने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, पढ़ाई नहीं, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं थी कि क्यों हटनी चाहिए। और उसने जो दूसरी बड़ी बात कही वो ये कही कि वहां जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे वहां के
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जो थे, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो 10,000 लोगों का कम से कम कत्ल हो जाएगा। और इसलिए सतपाल मलिक कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस के हर जवान का हथियार ले लिया, हर जवान से हथियार छीन लिया। उनके पास सिर्फ डंडे थे, लाठियां थी और उनके पास कोई हथियार नहीं था। यानी एक तरह से सरकार जो है लोगों की जन भावनाओं को छिपाने के लिए वहां पर उसी तरह का काम कर रही थी जैसा कि औपनिवेशिक काम जो है अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेजों ने जो भी किया उसको हमने इतिहास में हमेशा धिक्कारा है और इसीलिए भारत सरकार ने जो किया है, एक तरह से जो उन्होंने पुलवामा की बात कही है, वो तो जो बड़-बड़ मीडिया होता है जिसको लगता है कि इस बात को लेकर हम बड़ी बात कह सकते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और दूसरी बात जो सतपाल मलिक ने इसमें कही कि एक कार थी, उसमें 350 किलोग्राम आरडीएक्स 15 दिन तक जम्मू कश्मीर के उस इलाके में, पुलवामा के इलाके में घूमती रही वो गाड़ी। और उस गाड़ी के बारे में क्या खबर आई थी? खबर ये आई थी कि वो सेंट्रो कार थी। दूसरी खबर ये आई थी गुजरात के आदमी की थी, गुजरात में रजिस्टर्ड थी, गुजरात में उसका नंबर था। यानी गुजरात का आदमी सेंट्रो कार लेकर 350 किलो आरडीएक्स लेकर 15 दिन तक अगर जम्मू कश्मीर में पुलवामा के जगह पर घूम रहा है, उसके कहने पर वो कह रहे हैं कि जब वो कार का इस्तेमाल करने के लिए जो सर्विलेंस होती है सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग होती है वो हटा दी गई थी। उस कार ने उसी बस को टक्कर मारी जिस बस में ये 44 जवान बैठे थे। ये जो जिस बस में टक्कर मारी ये अकेली कार थी उस कॉन्वॉय की जो जिस पे जिरह बख्तर नहीं था, जो हर तरह से असुरक्षित थी। उस आदमी को पता था कि मुझे कार ले आकर इतने नंबर की गाड़ी को टक्कर मारनी है, इसमें लोग मरेंगे। तो ये बात जो है इसको आप समझ सकते हैं, इट इज ए वेल प्लान्ड गुजराती कॉन्स्पिरेसी। मैं गुजराती कॉन्स्पिरेसी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने में 4 गुजराती लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि उन चारों गुजरातियों में आज सतपाल मलिक ने ये जो सेंट्रो कार की बात कही है जिसका गुजरात का नंबर था, उससे आप समझ सकते हैं कि पुलवामा को किस तरह से डिजाइन किया गया, किसने किया और कौन कर सकता है। तो राजनाथ सिंह को अपना जो है इस्तीफा देना चाहिए, बयान देना चाहिए, डोभाल को बयान देना चाहिए, मोदी जी को बयान देना चाहिए। तब के सेना प्रमुख तो नहीं है, लेकिन तब के सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं वो तो जिंदा है। वो कहाँ है? उनके बारे में अगर आप खोज करोगे तो बड़ी दिलचस्प जानकारी मिलेगी। वो मैं आज आपको नहीं बता रहा, वो कल बताऊंगा। और तब तक पूरे देश की जनता को अधिकार है तो वो खोजे कि वो सीआरपीएफ का जो उस समय का जो डीजी है वो कहाँ पर। शुक्रिया सर, जनता पे छोड़ देते हैं। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। कल फिर रविंद्र जी से मुलाकात होगी और हमें भी इंतजार रहेगा कि कल क्या सर नया खुलासा करेंगे, उस डीजीपी का नाम बताएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, खोजिए। मिलेंगे कल फिर किसी और एपिसोड के साथ।